नमस्कार, आप देख रहे हैं amarujala.com। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और हर कोई चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आप क्या करते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम हर बार ये मुमकिन कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत से जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी आपके सामने लेकर आएँ, और आज भी हमने वही किया। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा देती हूँ डॉक्टर प्रवीण जैन से, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट एंड कैंसर सर्जन भी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं रोहित सिंह, जो कि कैंसर सर्वाइवर रहे हैं। इनसे भी आज हमारी बातचीत होगी। तो आप जैसा कि जान गए होंगे, जब मैंने सर का परिचय आप सबसे कराया तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कैंसर पर। तो हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आप पढ़ ही लेते हैं या देख ही लेते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि कैंसर से लोगों की मौत हो गई, या किसी एक्टर की मौत हो गई, किसी एक्ट्रेस की मौत हो गई। उसके बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि आखिरकार क्या ये कैंसर इतनी गंभीर बीमारी है कि इससे बचना मुश्किल तब हो जाता है जब हम एक लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं। क्या कैंसर को समझने के लिए हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल आपको करना चाहिए, और इसलिए हमने कोशिश की है कि हम खुद ही डॉक्टर प्रवीण को आपके सामने लाएं। डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहले मेरा सवाल जो बहुत बेसिक सवाल है वो ये कि कैंसर क्या होता है? कैंसर जब हम लोगों के बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ एक ऐसा डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उनके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड फाइनली एक ट्यूमर बन जाता है। अब ये जो ट्यूमर होता है ये उसी जगह पर ग्रो भी कर सकता है और ये ट्यूमर स्प्रेड भी कर सकता है। ये स्प्रेड आपका ब्लड के थ्रू भी कर सकता है और लिम्फेटिक्स के थ्रू भी करता है, और इसी से ही ये दूसरे ऑर्गन्स के अंदर ये ट्यूमर स्प्रेड कर जाता है। अक्सर हमने एक दूसरे से सुना भी है कि कैंसर बहुत गंभीर बीमारी है। कई लोग ऐसे हैं, एक मिथ भी चलता है कि अरे इसको तो कैंसर हो गया, ये तो बचेगा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। उन सवालों का एक छोटा सा जवाब आप अपने एक वन लाइनर में क्या देना चाहेंगे? आज की डेट में 50 to 60% कैंसर्स जो होते हैं वो क्योरेबल होते हैं। इफ़ वी पर्टिकुलरली लुक एट ब्रेस्ट कैंसर, सो ब्रेस्ट कैंसर अगर आप टाइमली डिटेक्ट करते हैं तो 90% ऑफ द टाइम्स वो क्योर हो सकता है। और ऐसे भी कैंसर्स है जैसे लिम्फोमास, जो कि हॉचकिन्स, नॉन हॉचकिन लिम्फोमा, जो कि ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज के अंदर भी 70% क्योर हो जाते हैं। एक और मिथ है कि बच्चों को अगर कैंसर हो गया तो क्या ट्रीट कराएं या नहीं कराएं। बच्चों के जो कैंसर्स होते हैं ऑलमोस्ट 70 to 80% कैंसर क्योरेबल होता है बच्चों का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए आपको उसके लक्षण पता होने बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी लक्षण आ रहा है तो आपको अपने क्लिनिशियन को दिखाना ज़रूरी है ताकि वो अर्ली डिटेक्ट हो और अर्ली ट्रीट हो जाए। बिल्कुल। और जिस तरीके से डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि ऐसा नहीं है कि कैंसर क्यूरेबल नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है अपने आप पर कि आपको कोई इस तरह की गंभीर बीमारी हो रही है या हो सकती है, तो एक बार डॉक्टर से मिलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में, तो आपको ये भी समझ लेना होगा कि अगर आपको कैंसर हो जाएगा तो हो सकता है कि आपकी आने वाली अगली पीढ़ी को भी कैंसर हो जाए। उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि खुद एक कैंसर सर्वाइवर रहे हैं। रोहित, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपको कब पता चला कि आपको कैंसर जैसी कोई बीमारी है? ये मई 2022 में कंधे पे ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा था, जो कि प्रॉपर जांच भी चल रही थी उसकी पहले से ही। जब अचानक से बढ़ने लगा तो उसका एमआरआई हुआ। एमआरआई के बाद ये कंफर्म हुआ कि इसमें कैंसर जैसे लक्षण हैं। अच्छा, इससे पहले आपको कभी पता चला कि आपको कैंसर होने वाला है? जैसे हम पहले भी बातचीत कर रहे हैं कि एक बार अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए। आपको 20 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में ऐसा पता चला था? कब चला था वैसे पता आपको? हाँ, एक लगभग 2016 में एक जांच हुई थी ट्यूमर की। उससे पहले नहीं पता था? उससे पहले नहीं पता था। अच्छा, और आपको कभी लगता है कि उससे पहले अगर पता होता तो मैं कुछ कर लेता? ऐसा कभी सोचा है आपने? यस, अगर शायद पहले पता होता तो उसका और पहले भी इलाज हो जाता। डॉक्टर प्रवीण, रोहित के केस में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, और इनफैक्ट मतलब हम लोगों का अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड से अपने आप को कंपेयर करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड के मैक्सिमम कैंसर जो होते हैं वो अर्ली स्टेज में, या फिर मतलब इंडिया के कंपैरिजन में अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। इंडिया के अंदर जो एक मिथ है कि अगर आप कैंसर को छिड़वाएंगे तो वो कैंसर और तेज़ी से ग्रो करेगा, कैंसर की बायोप्सी कराएंगे तो वो फैल जाएगा, और बहुत सारी फीमेल्स
कॉमनली जैसे ब्रेस्ट कैंसर का अगर किसी को साइन एंड सिम्टम है तो वो नहीं दिखाती हैं, वो शर्माती हैं। तो इस कारण से कैंसर्स ग्रो कर जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं और यूजुअली उनका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, एक्सपेंसिव भी हो जाता है और उसके अंदर आउटकम्स भी इतने अच्छे नहीं आते हैं। रिगार्डिंग इनके केस में जैसे इनको मल्टीपल छोटे छोटे ट्यूमर्स थे जो कि बिनाइन ट्यूमर्स थे, तो इनके लिए अच्छा ये था कि ये ऑलरेडी स्क्रीनिंग में चल रहे थे उन ट्यूमर्स के लिए, और इनको जब एक ट्यूमर के अंदर एक मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वो बहुत जल्दी पकड़ में आ गया और उसका सर्जरी करके इलाज भी हो गया। अगर यही एक नॉर्मल मेल होते जिनके अंदर पहले से कोई भी स्क्रीनिंग नहीं चल रहा होता तो हो सकता है उस ट्यूमर को कुछ टाइम के लिए ध्यान नहीं देते और वो ग्रो कर जाता है, वो इधर उधर स्प्रेड करता है और वो फिर वो ट्रीटमेंट का आउटकम इतना अच्छा नहीं होता है। सर, तो जो रोहित को प्रॉब्लम है, क्या वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, बहुत कॉमन, मतलब ऐसा होता है? सो इट्स नॉट वेरी कॉमन। देखो ये जो इनको मल्टीपल ट्यूमर्स हैं जो कि इनका डायग्नोसिस है मल्टीपल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास, सो इट्स नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज़ और ये कहीं ना कहीं ये एक आपके जेनेटिक लेवल पे कुछ जीन्स में मॉडिफिकेशन होते हैं जिनके कारण से ये इतने सारे मल्टीपल ट्यूमर्स डेवलप होने लगते हैं। अब हमारा जो एक वो रहता है कि इन ट्यूमर्स को हम लोग स्क्रीन करें ताकि अगर कभी भी ऐसा हो कि कोई कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो आप उसको एज ए कैंसर ट्रीट करेंगे, बट अदरवाइज देयर आर नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दीज मल्टीपल नोड्यूल्स जो कि इनकी बॉडी के अंदर है। बिल्कुल, कैंसर को लेकर कई तरह की इस वक्त चीज़ें भी आप पढ़ते होंगे, गूगल का ज़माना है तो आप गूगल पर भी सर्च कर लेते होंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैंसर, कैंसर के लक्षण क्या हैं, आप अक्सर सर्च करते होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो आप सर्च करके पढ़ते हैं क्या वही लक्षण होते हैं? कभी आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश की? क्या आपने किसी कैंसर सर्जन से या कभी किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से आपने कंसर्न करने की कोशिश की कि एक्चुअली क्या लक्षण होते हैं कैंसर के? तो आज हम आपको बताते हैं डॉक्टर प्रवीण जैन के थ्रू। डॉक्टर प्रवीण, लक्षण क्या हो सकते हैं कैंसर के? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर जाकर अगर हम सिर्फ उस रियल सिम्टम्स पे बात करें। बिल्कुल, देखिए एक इंसान को अपनी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। जब भी अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ अनयूजुअल है, सो चाहे वो कैंसर हो चाहे वो कोई और बीमारी हो, सो अगर आप उसको चेक कराएंगे तो आपको बीमारी का एग्जैक्टली पता लगेगा। अगर पर्टिकुलरली कैंसर के लक्षणों का सोचें तो कोई भी अगर कहीं पर भी कोई गांठ आ गई है जो कि टाइम के साथ जा नहीं रही है तो वो कैंसर हो सकता है। अगर कोई आपके शरीर में कहीं पर कोई जख्म बन गया है, कोई वूंड बन गया है जो कि हील नहीं हो रहा है, सो देन इट कैन बी अ कैंसर। बाकी आपके साइट स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर किसी को फूड पाइप में कैंसर होता है तो उसको खाने पीने में तंगी आती है। किसी को लंग्स में कैंसर होता है तो उसको सांस की तकलीफ आती है, छाती में दर्द हो सकता है, बलगम के अंदर ब्लड आ सकता है। किसी को ब्रेन का ट्यूमर होता है तो उसको हेडेक हो सकता है, उसको सीजर्स आ सकते हैं। ये तो हो गए जो साइट स्पेसिफिक लक्षण हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जब ट्यूमर बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है तो वो आपका वेट धीरे धीरे करके लूज होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अनएक्सप्लेन्ड फीवर आ रहा होता है, आपको स्वेटिंग्स एपिसोड्स होते हैं, तो ये सारे के सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ऑल इन ऑल एनीथिंग कैन बी कैंसर का लक्षण। कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो कोई भी एक अनयूजुअल चीज़ जो कि परसिस्ट कर रही है मोर देन 2 वीक्स, मोर देन 4 वीक्स, तो आपको अपने क्लिनिशियन को मिलना चाहिए और पूछना चाहिए क्या ये कैंसर तो नहीं है। तो यही एक तरीका है जिससे कि हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग हाई रिस्क में आते हैं, जैसे कि किसी का अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है या किसी का स्मोकिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वो इन रूटीन ऑल्सो दे कैन गो टू द क्लिनिशियन और वो अपने आप को चेक करा सकते हैं। बिल्कुल। और दरअसल एक कैंसर पेशेंट ही बता सकता है आपको कि वो क्या अनुभव करता था और कैसा अनुभव करता था जब उसे ये पता चला कि उसे कैंसर है। सिर्फ पता चलना कि मुझे एक बीमारी है वो उतना दुखद नहीं होता जितना उसका दर्द दुख पहुंचाता है। रोहित के साथ भी ऐसा ही होता है। रोहित, कुछ अनुभव जो साझा करना चाहें? पहले सब कुछ नॉर्मल था, जब जांच के बाद पता चला कि आपको ये प्रॉब्लम्स है और आपको इमीडिएट इसका सर्जरी करवाना पड़ेगा। ये नहीं था कि ऐसे होगा। अच्छा। काफ़ी डर लगने लगा कि अगर इसके बाद भी और कहीं हो सकता था तो बड़ा मुश्किल था वो समय। रोहित, एक चीज़ मुझे पता है कि बीमारी चाहे वो कोई भी छोटी बीमारी क्यों ना हो वो अक्सर तकलीफ़ ही देती है।
फिर भी आप लगातार इस बीमारी से, मुझे लगता है 10 साल से आप इस बीमारी के साथ हैं और ये बीमारी झेल रहे हैं जी। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस बीमारी को बहुत हल्के में लेते हैं, या फिर उन्हें कई सिम्टम्स ऐसे नज़र भी आते हैं मगर वो छोड़ देते हैं ये सोच के कि देखी जाएगी, बाद में दिखा लेंगे कभी? इस बीमारी में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और समय पे ही इसका इलाज चाहिए। अगर ये नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है वापस आना। बिल्कुल, और अक्सर हमने देखा भी है यंग एज में बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। रोहित बहुत यंग हैं, आई थिंक 28 साल इनकी उम्र है, और इस उम्र में रोहित कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन भी कराया हुआ है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपकी जवानी खराब हो रही है तो आगे आने वाले दिन आपके कैसे होंगे, वो सोच के भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। डॉक्टर प्रवीण, यंग एज में अक्सर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, जो अल्कोहलिक हैं वो बहुत ज़्यादा जो पी रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, उस टाइम के लिए तो उनको बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है, लेकिन उसके बाद कई बार उनको वो पेन से भी गुजरना पड़ता है। जब उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, वो सिर्फ मेंटल पेन नहीं, वो फिजिकल पेन भी होता है। बिल्कुल, देखिए ओवर पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा यूथ है उनके अंदर कैंसर का डायग्नोसिस कॉमन हो गया है। मतलब अच्छा। जो पहले जितना नहीं होता था आज की डेट में वो ज़्यादा हो गया है। एंड कहीं ना कहीं उसके जो रिस्क फैक्टर्स है वो हम लोगों के एट्रीब्यूट किए हुए, हम लोगों के लाइफस्टाइल के अंदर जो हम लोगों ने चेंजेस लाए हैं वो उसके कारण से है। चाहे वो लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे हैं कि जिसके कारण आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी एक्टिविटी कम हो गई है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यू आर टेकिंग, कहीं ना कहीं हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से दूर जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे हाई रिस्क बिहेवियर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, टोबैको चूइंग हो गया, ये सब चीज़ें, और इनफैक्ट मोर देन दैट जो कि हम लोगों का एक एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं, एयर पॉल्यूशन। सो आज की डेट में ये है कि दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन इतना है कि मतलब अ पर्सन हु इज़ नॉट स्मोकिंग उसको भी कहीं ना कहीं स्मोकिंग के रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं। सो ये सब रिस्क फैक्टर जब आपस में मिलके और एक यंग इंसान के ऊपर असर डालते हैं तो वो कैंसर में तब्दील होने के चांसेस होते हैं। सो हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, यंग ब्रेस्ट कैंसर, यंग इंटेस्टाइन का कैंसर और टेस्टिस के कैंसर, लिवर का कैंसर, सो नाउ दे हैव बिकम मोर कॉमन, जो कि पहले नहीं होता था। बिल्कुल, और इस बीच बहुत सारे ऐसे सवाल जो आप भी अगर हमसे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक वैक्सीनेशन भी आप बता रहे थे सर बैक ऑफ द कैमरा कि वैक्सीनेशन भी होता है कैंसर के लिए, उसे भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि कैंसर को लेकर अवेयरनेस नहीं है लोगों में। देखिए, कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। जैसे कि रिसेंटली हम लोग सुन रहे थे कि पूनम पांडे जी की सर्विक्स के कैंसर से डेथ हो गई है। सो सर्विक्स का कैंसर, इट इज़ अ कैंसर विच इज़ एसोसिएटेड विद वायरल इन्फेक्शन। एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है और ऑलमोस्ट सब सर्विक्स के कैंसर्स वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होते हैं। और फॉर्चुनेटली हम लोगों के पास में एक वो वैक्सीन है सर्वैरिक्स, गार्डासिल, जो कि ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से आपको बचाती है। सो अगर हम लोग अपने घर के अंदर जो बच्चियां हैं 9 to 26 ईयर्स ऑफ एज में, उनको अगर ये सर्विक्स की वैक्सीन लगवाते हैं, सर्विक्स कैंसर की, सो देन वी कैन प्रिवेंट सर्विक्स कैंसर इन एटलीस्ट दोज किड्स। और इनफैक्ट ये इतना बड़ा मूव है कि मोदी जी ने ये बोला है कि वो, और ये महंगी वैक्सीन है, कि वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वैक्सीन को दिलवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है। सेकंड इज़ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो कि आपके लिवर के अंदर इन्फेक्शन करके और आपके लिवर को सिरोसिस करवाता है। अब जब भी कभी लिवर सिरोसिस होता है तो उसके अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटोसेल्युलर कैंसर और लिवर कैंसर। अब अगर आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लेते हैं तो एटलीस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस एसोसिएटेड लिवर कैंसर से आप अपने आप को बचा सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर 2 कैंसर्स ऐसे हैं जहाँ पर आप वैक्सीनेशन से कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस बीच ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि मेरे परिवार में तो किसी को कैंसर नहीं है, मुझे कभी कैंसर नहीं हो सकता, तो आप ये जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन रोहित से एक बार जान लेते हैं। रोहित, क्या ये जो प्रॉब्लम आपको है आपके परिवार में किसी को थी? ऐसा परिवार में किसी को नहीं था पहले, दूर दूर तक किसी को नहीं था? किसी को नहीं था। आपको अचानक से पता चला कि आपको ये प्रॉब्लम है? जी, अचानक से। ये जो ट्यूमर, मल्टीपल ट्यूमर की प्रॉब्लम तो ये जन्म से है, लेकिन
ये ट्यूमर बढ़ के कैंसर फॉर्म में बदल जाएगा, ये अचानक से पता चला था। अच्छा, अब तक कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं? अब तक 2 सर्जरी हो चुकी हैं। 2 सर्जरी। हर सर्जरी के बाद आपको अब लगता हो कि पता नहीं तीसरी सर्जरी कब हो जाए? जी, ये हमेशा डर बना रहता है। खाने पीने में किसी तरह की कोई समस्या होती है? कोई समस्या नहीं होती है। अल्कोहलिक हैं आप? नहीं, नॉट अल्कोहलिक। बिल्कुल कुछ भी नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो अभी आपने देखा, अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि अगर मैं अल्कोहल नहीं पीती या नहीं पीता तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता, अगर मैं स्मोक नहीं करता या नहीं करती तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता, अगर मेरे घर में किसी को कुछ नहीं है, कोई कैंसर की बीमारी नहीं थी तो मुझे नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे सवाल जिसके जवाब आपके आस पड़ोस के लोग आपको दे देते होंगे, लेकिन क्या उनमें सच्चाई है? डॉक्टर प्रवीण जैन से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर प्रवीण, अगर घर में किसी को कैंसर नहीं था कभी, तो क्या ये संभावना है कि उसको कैंसर ना हो? और वो अगर कोई नॉन अल्कोहलिक पीता ही नहीं है, कोई ना स्मोक करता है, तो क्या ये संभावना है उसको कभी कैंसर ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब अगर किसी की फैमिली में किसी को कैंसर होता है तो हम लोग बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है। अब ये फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर सिर्फ 5 to 10% ऑफ कैंसर्स में पाई जाती है, 90% to 95% में नहीं मिलती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की हेरिडिटरी कैंसर है, जैसे हम लोग रोहित से बात कर रहे थे कि ये हेरिडिटरी तो नहीं है। सो हेरिडिटरी वो कैंसर्स होते हैं जब आपके जीन के अंदर कोई एक ऐसा डिफेक्ट होता है कि जिसके कारण से आप प्रोन हो जाते हैं कैंसर के लिए, तो वो हेरिडिटरी कैंसर कहलाता है। और केवल 5 से 10% ही कैंसर्स हेरिडिटरी भी होते हैं। बाकी वो सारे के सारे जितने भी 90% ऑफ द कैंसर्स है वो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर, आपके खुद के रिस्क एक्सपोजर्स के साथ में आपके डेवलप होते हैं। और उन रिस्क के अंदर मैंने जैसे पहले भी बताया, स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसके कारण सबसे ज़्यादा कैंसर्स होते हैं। अब रिसेंटली देयर आर रिपोर्ट्स जो ये बोलती है ओबेसिटी एक नेक्स्ट ऐसा फैक्टर है कि जो कि स्मोकिंग को क्रॉस कर रहा है कैंसर के रिस्क को बढ़ाने में। उसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, उसके अलावा आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कम हो जाना, आपके कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाना। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स भी होते हैं, जैसे कोई रबर इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कोई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में काम कर रहा है या किसी का एस्बेस्टोस का रिस्क बढ़ रहा है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स की वजह से, उन लोगों को अलग एक सेट ऑफ कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं। सो मोस्टली हम लोग इसी तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं और मतलब 90% ऑफ कैंसर्स के अंदर हेरिडिटरी या फैमिली हिस्ट्री का कंपोनेंट नहीं आता है। ओके, अगर मैं बात करूँ रोहित के केस में, अगर रोहित अभी शादी करते हैं और आगे को कभी अपना फैमिली प्लान करते हैं, तो इनको किस बात का ख्याल रखना होगा? देखो, रोहित के केस में बिकॉज इनके अंदर हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हेरिडिटरी कंपोनेंट हो सकता है, बिकॉज उनके बहुत छोटी उम्र से उनको ये ट्यूमर्स डेवलप होने लगे थे और मल्टीपल ट्यूमर्स पूरी बॉडी के ऊपर हैं। तो उनको एक जेनेटिक काउंसलर को मिलना चाहिए। अपनी एक आजकल हेरिडिटरी जीन पैनल्स होते हैं जिनके अंदर आप बॉडी के अपने जीन्स को टेस्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि कहीं कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं है जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिला है। सो अगर कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट पकड़ में आता है जो कि इस कंडीशन को, जो इनकी कंडीशन के कॉरस्पॉन्ड करता है, तो जब भी ये प्रेगनेंसी जब भी प्लान करेंगे तो उस टाइम पर इनको अपने बच्चे के अंदर पैदा होने से पहले और उस टेस्ट को कराना रहेगा कि बच्चे के अंदर भी वो जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। अगर बच्चे के अंदर वो जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है तभी उस प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर बच्चे के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि इसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। सो द साइंस हैज एडवांस टू दिस लेवल। और अगर तो फिर प्रेग्नेंट नहीं ही हो नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मतलब दे कैन प्लान अ प्रेगनेंसी, अनप्लान नहीं हो सकता है। आपने प्लान किया, आपने प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग की, यू हैव टू विजिट एक ऐसे जेनेटिसिस्ट को जो कि बच्चे के लेवल पे भी जब बच्चा पेट में होता है तभी वो टेस्ट कर ले और टेस्ट करके कंफर्म कर दे कि यस ये जेनेटिक डिफेक्ट बच्चे में नहीं है एंड यू कैन गो फॉरवर्ड विद द प्रेगनेंसी। ओके, तो हर कोई अपनी फैमिली अच्छी चाहता है, हर कोई अपनी फैमिली बढ़ाना चाहता है। जब दो लोग शादी करते हैं तो वो सोचते हैं कि उनका एक बच्चा हो, लेकिन आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा महिलाओं पर आते हैं। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो डॉक्टर क्या होता है कि वो महिला जब गर्भधारण करती है उस समय से लगातार वो अपने गायनेक के कंसल्ट में रहती है। तो क्या अभी भी गायनेकोलॉजिस्ट जितने हैं वो इस तरीके के टेस्ट करते हैं?
ये सिर्फ जो हायर सेंटर्स हैं, टर्शरी सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स के ऊपर भी के पास ही अवेलेबल होता है टेस्ट। तो करवाना चाहिए, ये कंपलसरी है? अगर आपके पास कोई एक फैमिली हिस्ट्री है या जेनेटिक हिस्ट्री है, ओके, तब आपको करवाना चाहिए। अगर नहीं है, एवरेज रिस्क फीमेल है, तो नहीं करवाना चाहिए। प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर भी नहीं करा सकते? नहीं, देखिए, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो दैट विल कॉज मोर एंजाइटी। ज़्यादा MTPs होंगे, मतलब वी विल नॉट हैव दैट मच, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब जेनेटिक डिफेक्ट उतने ही पेनिट्रेट करते हैं, उतने ही मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब कुछ ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जो कि हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग कभी मैनिफेस्ट ही नहीं करे। आप उसके बेसिस पे आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना या फिर आप उसकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना नहीं करना, वो डिसीजन यू कैन नॉट डू। रोहित, अगर मैं आपसे पूछूं, इस वक्त आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है, जैसे कोई बीमारी नहीं है, वो एक सवाल अपने डॉक्टर से पूछना चाहता है, तो वो आप क्या पूछना चाहेंगे? वो सवाल, आपको कुछ नहीं पता अपने बारे में, आपको कोई बीमारी है नहीं है, कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर मैं आपको एक मौका दूं कि आप अपने डॉक्टर से पहला कोई सवाल कैंसर से जुड़ा हुआ पूछें, तो आप क्या पूछना चाहेंगे? पहला सवाल, कैंसर के लक्षण क्या हो सकते हैं, इससे क्या बचाव हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कैंसर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, तो आपका सवाल क्या होगा? कैंसर के बारे में जानकारी नहीं होगी, कुछ नहीं है, कोई आपको पता ही नहीं है, कैंसर जैसा कोई टर्म ही नहीं है, फिर आपका सवाल क्या होगा? कैंसर क्या होता है? नहीं, कई बार ऐसा होता है जब हमको टर्म भी नहीं पता होता कैंसर का, और हमें यही नहीं पता होता कि एक्चुअली कैंसर क्या हो, तो हम तब सुनना शुरू कर चुके हैं जब हमारे आस पड़ोस के लोगों को होना शुरू हुआ, या हमने कहीं टीवी में, फिल्मों में एक्टर एक्ट्रेसेस को होते हुए सुना, पढ़ा, देखा, तब जाके हमें कैंसर के बारे में पता चला। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर मुझे ये मौका मिले कि मुझे कुछ नहीं पता कैंसर के बारे में और मेरे को एक सवाल मेरे डॉक्टर से पूछना है, तो हर कोई यही पूछेगा कि डॉक्टर, क्या मैं हेल्दी हूँ, क्या मैं स्वस्थ हूँ? तो ये जो सवाल है, अगर आप अपने दिल से पूछते हैं कि क्या मैं स्वस्थ हूँ, तो ये सवाल आपको डॉक्टर से पूछने में क्या दिक्कत है? एक बार ज़रूर, नहीं तो कम से कम, अगर आपको ऐसा महसूस भी नहीं होता तो भी एक बार आप डॉक्टर से जाकर पूछिए कि क्या आप सच में स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का मतलब ये कभी नहीं होता आप बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सो रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या पता आपकी जो अंदर की मशीनरी है उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए ये ज़रूर श्योर करने की कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी हैं या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त हमारे पास। इसमें एक सवाल सर, चूँकि आपने थोड़ी देर पहले सर्वाइकल कैंसर का जिक्र किया था, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में महिलाओं को तो बिल्कुल पता नहीं होता जब तक कि वो एक ऐसे स्टेज में ना पहुंच जाए जहां उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना होने लग जाए। तो उस केस में चूँकि आप बैक ऑफ द कैमरा भी बता रहे थे कि 30 साल से ऊपर अगर कोई महिला की एज है तो उसे तो ये करवाना ही चाहिए इसका टेस्ट। सो वी आर टॉकिंग ऑफ स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग है, वो बहुत ही एक इफ़ेक्टिव स्क्रीनिंग है। सो कोई भी महिला जो कि 45 ईयर्स एंड अबव एज की है, तो उसको एटलीस्ट 1 साल में एक बार या 2 साल में एक बार एक मैमोग्राम, जो कि एक सिंपल एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, वो करवाना चाहिए। उससे हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, एक तो कि जो हमारे कैंसर जो भी अगर डिटेक्ट होते हैं तो वो बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट मोडालिटी जो यूज़ होगी वो या तो सर्जरी यूज़ हो रहा है, या हो सकता है सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी हो जाए। मतलब आप कहीं ना कहीं कम ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के साथ में क्योर हो जाएंगे। नंबर 2 कि जब आप स्क्रीनिंग डिटेक्टेड कैंसर होता है, आपको स्क्रीन डिटेक्टेड कैंसर होता है, तो आपकी जो लाइफ सर्वाइवल है वो भी बढ़ता है। जो ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिक मोर्टेलिटी है वो कम होती है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग से। एक सेम ऐसे ही स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। हर फीमेल जो कि 30 एंड अबव एज की हैं, उनको या तो हर 3 साल में पैप स्मीयर, जो कि एक सिंपल टेस्ट होता है, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो और वो एक नीचे से लोकल एग्जामिनेशन करके और एक सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, तो ये पैप स्मीयर कहलाता है। तो ये पैप स्मीयर अगर आप हर 3 साल में करा रहे हैं और वो नेगेटिव आ रहा है कैंसर के लिए, सो आप नेक्स्ट 3 साल के लिए ऑलमोस्ट श्योर हो जाते हैं कि आपको नेक्स्ट 3 साल में कैंसर नहीं डेवलप हो रहा है।
अगर सेम इसी के अंदर पैप्समियर के साथ में अगर हम लोग एक वायरस जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके डीएनए को भी टेस्ट करने की अगर मोडालिटी ऐड कर देते हैं तो मतलब हम लोग ये इंटरवल को इंक्रीज़ करके 5 इयर्स पे भी कर सकते हैं। सो ये 2 स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, दे सेव लॉट ऑफ लाइफ्स। इसके अलावा जो वैक्सीन के बारे में हमने बात किया वो किया ही। सो देयर आर सर्टेन स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन फॉर हाई रिस्क ग्रुप, जैसे कि अगर कोई एक इंसान है जो कि बहुत स्मोक करता है और उसका एक पैरामीटर है कि अगर आपने एटलीस्ट 20 सिगरेट्स पर डे अगर आपने 20 to 30 ईयर्स से ऊपर स्मोक किया है, सो देन यू आर अ कैंडिडेट फॉर लंग कैंसर स्क्रीनिंग ऑल्सो। उसके अंदर आप हर साल में एक लो डोज सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट कराते हैं जिसके अंदर आपका रेडिएशन का एक्सपोजर कम होता है और हम यूजुअली उससे अगर किसी के अंदर कोई कैंसर डेवलप होता है तो वो एटलीस्ट डिटेक्ट कर पाते हैं अर्ली स्टेज के अंदर। इसके अलावा कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के लिए एक सिंपल टेस्ट कि आपने स्टूल का सैंपल दिया और अगर उसके अंदर ब्लड है, अगर वो ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव आता है तो वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है कोलोन कैंसर के लिए। अब इंडिया के अंदर बहुत प्रथा है कि लोग बहुत टोबैको च्यू करते हैं, खैनी खाते हैं, सो मतलब लोगों को इतने सारे मुंह में अल्सर्स होते हैं जो कि हील नहीं हो रहे होते हैं और मतलब हम लोगों ने देखा है कि वो एडवांस होते हुए कैंसर्स को अगर हम लोग उसको एक छोटा सा एग्जामिनेशन, मतलब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी हम लोगों को बोलती है कि एक ओरल कैविटी की स्क्रीनिंग करिए कैंसर की, तो उसके अंदर एक छोटे से टेस्ट से और अगर आपको वो पता लग जाता है कि कैंसर है तो बहुत अर्ली स्टेज में आप उसको ट्रीट करा सकते हैं। ओके जब हम इन सब मसलों पे बातचीत करते हैं तो एक डर सा भी लगता है कि पता नहीं कब कौन सी बीमारी कब हो जाए, इसका कुछ पता नहीं होता, लेकिन डर तो लगता है। एक मेंटल ट्रॉमा तो हो ही जाता है। रोहित से एक बार जानने की कोशिश करेंगे। रोहित, कोई मेंटल ट्रॉमा अब के जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से होता है? मानसिक परेशानी कोई दिक्कत? जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको? अब यही एक थ्रेट होता है माइंड में कि नेक्स्ट स्टेज पे पता नहीं क्या हो जाए। एक डर सा लगा रहता है। एक डर सा लगा रहता है। माता पिता को भी आप बहुत सांत्वना देते ही होंगे। जी बिल्कुल। एक घर में घबराहट रहती होगी आपके खुद के मन में भी घबराहट रहती होगी। जी। फिर कैसे समझाते हैं खुद को आप? बस ऐसे ही में कुछ तो करते होंगे। अब ये प्रॉब्लम बाई बर्थ है तो ऐसे में ये होता है कि चलिए ठीक है, जैसे चला रहा है कंटिन्यू, आगे भी ठीक ही होगा। बिल्कुल, तभी तो आप कैंसर सर्वाइवर है। अगर मन से मजबूत नहीं होते आप तो मुझे नहीं लगता कि आप सर्वाइव कर पाते, क्योंकि यहाँ तो छोटी सी बीमारी पर भी लोग बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। यहाँ तो आप वाकई आप एक तरीके से एक हीरोइक नेचर के हैं कि आपने इन सब चीजों को एक तरीके से अभी तक अपने अंदर बांधा हुआ है और खुद को बहुत ज्यादा आगे उस ओर नहीं बढ़ने दिया। इसके लिए बहुत मतलब हम भी चाहेंगे कि अगर किसी को भी किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो तो कम से कम मानसिक बीमार इंसान को कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो अब मेरी लाइफ रुक गई। डॉक्टर, ये बहुत ज़्यादा होता है कि हम मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं। हमें अचानक से पता चला कि हमें एक छोटी सी बीमारी, आप जस्ट मान लेते हैं कि पता चला कि कैंसर का फर्स्ट स्टेज ही है, घर में रोआ राट चालू, घर के लोग 10 तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, बाहर वाले, और बोलते भी ऐसे, ओहो उसको तो कैंसर हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये भी कहीं ना कहीं कैंसर पेशेंट्स को प्रॉब्लम करती होंगी। बिल्कुल करती है। देखिए, ये केवल एक शारीरिक परेशानी नहीं है, ये मानसिक परेशानी है, ये आर्थिक परेशानी है। बिल्कुल। जो एक सोशल स्टिग्मा कैंसर को माना जाता है। आज की डेट में भी अगर कोई गांव से अगर कोई पेशेंट आ रहा होता है तो उसको एक स्टिग्मा रहता है कि अगर मुझे कैंसर पता लगेगा तो कोई मेरे पास नहीं बैठेगा। मैं ये मिथ को क्लियर करना चाहता हूँ कि कैंसर कभी भी छूने से नहीं फैलता है, साथ खाने से नहीं फैलता है, एक दूसरे को टच करने से नहीं फैलता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी मिथ्स हम लोगों के आसपास में घूम रहे हैं उनको हम लोगों को दूर करना चाहिए और कैंसर के मरीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए। चाहे आप फैमिली मेम्बर हैं, चाहे आप फ्रेंड्स हैं, या फिर आप आस पड़ोसी हैं, तो आपको उसको फिनेंशियली कोई नहीं कर पाता है, लेकिन एटलीस्ट मेंटली और सोशली हम लोगों को उनको सपोर्ट करके स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब जैसे रोहित का केस है, वो अपनी पूरी लाइफ इन ट्यूमर्स के साथ बिता रहा है, तो उनके लिए आज की डेट में बेस्ट क्या हो सकता है
कि वो अपनी स्क्रीनिंग्स को कंटिन्यू रखें, अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट करते रहे, ताकि मतलब यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। Yes, यहाँ exactly. पर लेड बैक एटीट्यूड नहीं चलेगा। जैसे उन्होंने बताया कि इस बीमारी में लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आपको पता है कि कोई भी ट्यूमर आज आपका कैंसर बन सकता है, तो आपको उस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार होके रहना है। कि अगर कुछ बनता है तो उस टाइम पर डिसाइड नहीं करना है कि मुझे ऑपरेशन कराना है, आपको पहले से सोच के रखना है कि जैसा डॉक्टर बोलेंगे वैसा करना है। बिल्कुल। सो मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पूरा विजिलेंट रखना है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है तो वो कैंसर हो सकता है। अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो आपको ये नहीं सोचना है हे भगवान मुझे क्यों हो गया। मतलब यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको फाइट करना है और कैंसर सर्वाइवर बनना है। एग्जैक्टली और यकीन मानिए कोई भी कैंसर सर्जन, इवन दो डॉक्टर प्रवीण जैन भी कभी ये नहीं चाहेंगे कि अगला पेशेंट उनको ऐसा मिले जिसकी सर्जरी उनको करनी पड़े। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए कि उस मोड पे आपको पहुंचना ही नहीं है। आपको सबसे पहले अपने आप को चेक करा लेना है कि आप सही हैं। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो मुझे लगता है डॉक्टर सर्जरी तो बहुत लास्ट स्टेज वाली बात हो जाती है। देखो सर्जरी कैंसर के अंदर मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में अगर आपका अर्ली स्टेज ट्यूमर होता है तो वो सर्जरी करके आप उसको क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा। मतलब अगर कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सर्जरी फिजिबल नहीं हो पा रहा है तो आप रेडियोथेरेपी करके क्योर कर सकते हैं। अच्छा। और कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको ना सर्जरी की ज़रूरत होती है ना रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, कीमोथेरेपी से क्योर हो जाता है। अच्छा। सो द ओनली थिंग इज़ कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। वो आपके क्लिनिशियन, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट वो डिसाइड बेस्ट कर पाएंगे कि कौन सी मोडालिटी यूज़ करके और आपके लिए बेस्ट आउटकम क्रिएट करना है। सो द क्रक्स इज़ कि आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास विजिट करना है और वट एवर दे सजेस्ट यू हैव टू एग्री टू दैट। डॉक्टर एक वीडियो मैसेज आपके ज़रिए रोहित आपके ज़रिए भी हम लेना चाहेंगे एक वीडियो मैसेज वर्ल्ड कैंसर डे पर, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर आपसे एक वीडियो। सो हम सब लोगों को एक साथ आना है, चाहे वो पेशेंट है चाहे वो क्लिनिशियन है, और अगर जब हम लोग एक साथ जुट होके इस बीमारी को फाइट करेंगे तो वी कैन क्योर द कैंसर और हम लोग होप्स बढ़ा सकते हैं और लोगों को सर्वाइवर बना सकते हैं। बिल्कुल, लोगों को सर्वाइवर बना सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए अपना ख्याल रखिए और तुरंत डॉक्टर से मिल लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सिम्टम पता चल रहे हैं तब आप जाके मिल रहे हैं, फिर भी आप एक बार जाकर ईयरली चेकअप तो अपना करा ही सकते हैं। रोहित, आप कोई वीडियो मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? कैंसर जैसी बीमारी के लिए आपको हमेशा सजग रहना होगा, लापरवाही नहीं बरतनी है और समय पे इसका इलाज करवाना है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सिर्फ आपको इस सेशन को लाइक नहीं करना, अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस सेशन को शेयर करना है, क्योंकि आप कैंसर से जुड़ी हुई जितनी जानकारियाँ एक दूसरे को बांटेंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी, क्योंकि हर आदमी को ये जानने का अधिकार है कि आखिरकार ये कैंसर होता क्या है और हम इस कैंसर से बच कैसे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।